बड़ा ही गंभीर इशू है पूरे देश में। एक मुद्दा जिस तरीके से गरमा रहा है और चल रहा है हमारे वोटों की चोरी का। खैर ये मुद्दा आज का तो नहीं है कि हमें सो कर जागकर उठकर नींद से इसके बारे में बात करनी चाहिए, या जब हम जीत जाए तो हमें चुप हो जाना चाहिए, या जब हम देखें कि तमाम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, तमाम छोटे मोटे या बड़े संगठन जब इन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के हक, जो अधिकार जो उन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिए, उसकी चोरी हो रही है। और आज अगर लोग इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम बुरे तरीके से इस्तेमाल करना, डॉक्टर अंबेडकर जो एक खुद में एक लिविंग लेजेंड थे और एक मतलब जिनके लोगों गरीबों के लिए जिन्होंने इतना काम किया, उनके लिए वो उनके भगवान थे, मैं तो कहती हूँ हैं। और उनके दिए हुए अधिकारों का उनका जो एक नाम है उसका इस्तेमाल करके बुरे तरीके से पूरा एक विमर्श चलाना, मेन मीडिया उसको एक प्रोपेगेंडा की तरह प्रोपोगेट कर रही है, अंबेडकर वर्सेस व्हाट। सो आज कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजें जो डिबेट देखते हुए मुझे लग रहा है कि मेरी बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे ये बात आप सबके साथ साझी करनी चाहिए। और क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हम लोगों के समर्थक हैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, उनके बीच में राइट बात को रखना, सही बात को रखना, उन्हें सही आईना दिखाना, ताकि वो उस मार्ग पे, अगर हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उस मार्ग पे चले। आज आपके सामने आप देख रहे हो कि किस तरीके से बाबा साहेब को लेके कोशिश की गई कि बाबा साहेब का तरीके से अपमान करे, लेकिन उन्होंने देख लिया कि जो अंबेडकरवाद है उसने आज मनुवाद का गला बहुत अच्छे से पकड़ा है, और वो इस तरीके से इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। बाबा साहब को प्यार करने वाले एक नहीं है, अनेकों हजारों हैं, और वो सब लोग, वो तमाम महिलाएं, वो तमाम उच्च वर्ग की महिलाएं, सब हम बाबा साहब के आभारी हैं जिन्होंने हमें यह अधिकार दिया। और खासकर वो वंचित, गरीब, शोषित वर्ग, महिलाएं जिनको कभी वोट देने का अधिकार नहीं था, और कुछ एक ऐसा तबका जो वोट देने ही नहीं जाता। हो सकता है वहां अवेयरनेस आज भी नहीं है, और ये जानबूझ के वहां अवेयरनेस फैलाई नहीं जा रही, क्योंकि उस टाइम भी जब बाबा साहेब वोट के लिए लड़े थे लोगों के लिए, तब भी गरीबों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, अछूतों को, या जिनको समझ नहीं थी उनको वोट देने नहीं दिया जाता था। लेकिन बाबा साहेब ने वोट दिया, और बाबा साहेब ने उस समय ये बात लिखी थी और कही थी दैट आई डिड नॉट गिव माई पीपल वेपन, आई गिव माई पीपल राइट टू वोट। मैंने अपने लोगों को वोट का अधिकार दिया। सो नाउ इट्स अप टू देम टू यूज द राइट टू वोट, और अपने हक अधिकार के लिए वो लड़े, फाइट फॉर इट। या तो वो अपने वोट को लेके, अधिकार को लेके लड़े और लेजेंड बन के जिए, या तो फिर वो अपने वोट को बेचें, और इधर दे कैन सेल देयर वोट। इट्स अप टू देम। सो साथियों, ये हमारे ही हाथ में है, अपने वोट को बेचना है या अपने कीमती वोट का अधिकार जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बच्चे, अपना पूरा सरबंस कुर्बान करके हमारे लिए दिया। और वही जब वोट हम किसी को डालते हैं, उस वोट पे डाका पड़ता है, चोरी होती है उस वोट की, और वो वोट कहां जाता है हमें नहीं पता। मैं आपको ये भी समझाना चाहती हूँ कि वोट खाली वोट नहीं है। ये वोट हमारा जिंदगी किस तरीके से हम जी रहे हैं, हमारी जिंदगी, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य, हमारा रोजगार, हमारी हर एक चीज, इस देश की तरक्की, महिलाओं की तरक्की, गरीब आदिवासियों के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, यूनिवर्सिटीज के अंदर जा पा रहे हैं, शिक्षा महंगी हो रही है किस तरीके से, ये सब एक वोट आपका कीमती तय करता है। क्योंकि आप जब ये कीमती वोट देकर आते हैं, या वो गद्दार लोग जो इसे बेचकर आते हैं, या वो भोले लोग जो देने ही नहीं चाहते, ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। हमें पूछना एक डेमोक्रेटिक हमारा राइट है कि हमारा वोट कहां जा रहा है। और वो सरकारें हमारा वोट लेके, मनमानी सरकारें बैठ जाती हैं सत्ता में, उन्हें पता है कि अब ये गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग, माइनॉरिटीज, कम गिनती वाले लोग पढ़ रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, बोल रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम के राहे वो इन्फॉर्मेशन घर घर तक पहुंच रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है। तो जब लोग सवाल करेंगे तो सोच समझ आएगी उन्हें कि सरकार ने तो सब कुछ छीन लिया, सरकार ने तो तमाम सरकारी संसाधन जिन पे उनका अधिकार, हक था, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिए थे, वो सब बेच दिए, वो सारी जगह महंगी कर दी। तो अब हमारा क्या होगा? अब हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। जब लोग ये सोचते हैं तो सरकारों ने अब नई तकनीक निकाली, वोट की चोरी। ऐसी मशीनें ला दी कि आप ए को वोट देंगे और वोट बी को जाएगा। जो पार्टी जीत रही होगी, विनिंग पार्टी का वोट जब ईवीएम ओपन होगा तो सारा का सारा वोट लूजिंग पार्टी को चला जाएगा। इससे तमाम ऐसी बड़ी पार्टीज को सबसे ज्यादा इसका जो ये मशीन है, इसके राहे वो बड़ी पार्टीज जो नेशनल पार्टीज हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ। हाल ही में एक एग्जांपल आप ले लीजिए, मैं रीजनल पार्टीज की बात बाद में करूंगी। एक बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, प्रीमो आदरणीय बहन जी ने खुद ये बात कही कि जब तक ईवीएम मशीन्स नहीं थी, जब तक ये वोटिंग मशीन्स नहीं थी, बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तो हमारी पार्टीज जीतती थी, हमारे लोग जीत के संसद में पहुंचते थे, हमारे लोग अपने लोगों का नेतृत्व करते थे। लेकिन जब से ये मशीनें आई हैं, तब से हमारे लोग वहां पहुंच ही नहीं रहे। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या रीजन है कि जिनका इतना कैडर, इतने लोग सड़कों पे हैं, तमाम लोगों की भीड़ उनकी रैलीज में होती है, और वो भीड़ इसलिए नहीं कि सिर्फ देखने के लिए आते, वो उनके समर्थक हैं। वो जो लोग ये सोचते हैं कि वंचित समाज के लोग जब आगे बढ़ेंगे, जब इस तरीके की लीडरशिप संसद जाएगी तो हमारा हित होगा, हमारा भला होगा,
वो लोग जब वोट रैलीज में दिखते हैं वो वोट कन्वर्ट नहीं होता उनका वोट में, वो रैलीज वो भीड़ कन्वर्ट नहीं होती वोट में। ऐसी क्या चीजें हैं? तो ऐसी यही चीज है इस तरीके की मशीनें आना। और साथियों मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूं कि तमाम ऐसे लोग जो आज जंग चल रही है उस जंग के मैदान में, जैसे कहते हैं ना वॉर फील्ड में फ्रंट लेवल पे लड़ रहे हैं, इस तरीके के लोगों को आपके साथ की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है और आपको सपोर्ट देना चाहिए। देखो अगर सरकार के दिल में, भाजपा के दिल में, बीजेपी के दिल में चोरी नहीं है तो वो इस तरीके की हरकतें क्यों करेगी? अभी आपने देखा 9 दिसंबर को, अगर मैं करेक्ट हूं तो एक ऑर्डर आता है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, जो एडवोकेट महमूद प्राचा जी नेशनल कन्वीनर है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने वो ऑर्डर वहां से जीता और लेकर आए कि उनको जो हरियाणा में चुनाव हुए 90 सीट की, उस 90 की 90 सीट की ट्रांसपेरेंसी के तहत, उनके राइट के तहत वो वीडियोग्राफी डे 1 से लेकर डे एंड तक स्ट्रांग रूम में जब ईवीएम, जब वो मशीनें आई स्ट्रांग रूम में, जब वहां से वो मशीनें निकली, वो मशीनों का डेटा उन्हें प्रोवाइड मुहैया करवाया जाए। तमाम बहस के बाद, बहुत अड़िग माहौल उस समय था, अड़ियल माहौल के दौरान पक्ष विपक्ष बहुत सारी चीजें, उसके बाद उन्हें वो कोर्ट का ऑर्डर उनके फेवर में आया, उन्होंने वो ऑर्डर मिला। नो डाउट कि वो बहुत तारीफ के काबिल एक एडवोकेट हैं। उनकी मेहनत के बाद उनको वो चीजें हाथ आई और सरकार कितना डर गई जब जनता के हक की लड़ाई, जनता की आवाज के लिए लड़ाई लड़ी, अंबेडकर के रास्ते पे चल के वो ऑर्डर लेकर आए। और जब लेट के लेकर तो सरकार ने ठीक 11 दिन के बाद, 9 दिसंबर को ऑर्डर है, 20 दिसंबर को सरकार कानून ही बदल देती है। सरकार कानून कैसे बदलती है, ये सोचने की बात है मेरे साथियों। इस चीज को सोचो कि 20 तारीख को सरकार बदल देती है कि जनता को ये चीजें मुहैया नहीं करवाई जा सकती। ये चीजें जो भी चाहते हैं, जो भी चुनाव के तहत जो भी चीजें हैं, वो आपको ऑर्डर में हम नहीं दे सकते, वो चीजें आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकते, सरकार नहीं प्रोवाइड करवाएगी। तो इस तरीके से कानून बदल देना, इस तरीके से जो लोगों का राइट है वो बदल देना, ये कहां की, मतलब अगर आप लिटरली इंसाफ पसंद है और आप डेमोक्रेटिक रूल्स को मानते हैं, आप जनता की आवाज को मानते हैं, तो कराइए ना मुहैया। लेट द जुडिशरी बी इंडिपेंडेंट, लेट द लॉ बी इंडिपेंडेंट, लेट द लॉ एंड जुडिशरी कोर्ट डिसाइड इट्स कोर्स। उसको क्या करना है वो डिसाइड करेगा ना। व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग? अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में कानून बदल के आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये चोरी, ये डर, आपकी बुखलाहट नहीं है तो ये क्या है? ये बुखलाहट ही है ना। जिस तरीके से जब ऑर्डर आता है तो आप ही के चीफ मिनिस्टर जो देवेंद्र फडणवीस हैं, तो वो बुखलाहट में विधानसभा के सदन के अंदर बोलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी रैली हुई थी ईवीएम को लेके, और वहां पे वो बुखलाहट में बोलते हैं कि अरे कौन सा प्राचा आप ले आए उठाकर, कौन से प्राचा से आप केस लड़वा रहे हैं, और वो केस लड़ेगा जो आतंकवादियों के केस लड़ते हैं। मतलब आपकी सरकार बेगुनाह लोगों पे यूएपीए के केस डालेगी, बेगुनाह लोगों पे जो आवाज उठाते हैं सच हक की, देश के लिए, हक अधिकार के लिए, रोजगार के लिए आवाज उठाती है, तो आपकी सरकार उन पे मुकदमे लगा देगी, झूठे आरोपों में अंदर कर देगी। उनके केसेस अगर कोई करता है, हाथरस के बच्चे के केसेस अगर कोई करता है, दिल्ली कैंट की बच्ची के केसेस, हमारी बच्ची संगम विहार की, उसका केस अगर कोई लड़ता है, जो इस तरीके की लड़कियां, या डॉक्टर का अगर कोई केस करता है, मजलूमों के केसेस अगर कोई उठाता है, तो वो क्या आतंकवादियों के केस उठाना होते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। आपका डर और आपकी बुखलाहट ये चीज बोल रही है। लेकिन खैर, बेगैरत लोगों को, जिन लोगों ने सिर्फ हुक और क्रुक, चोरी करके, डाका करके सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे बने रहना है, सत्ता को अपने हाथ में रखना है, उन लोगों को शर्म नहीं आ सकती। लेकिन काम किसका है? अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है जनता की, अवाम की, हमारी और आपकी, मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है हक मांग कर नहीं लेना है, हक छीन कर लेना है। और वो कैसे छीनेंगे हम हक? अपनी जागरूकता से। जो कानून सरकार लेकर आई है कि जो भी मशीन, जो भी पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट के बाद, ऑर्डर के बाद जो सरकार ने दिया है ऑर्डर कि आप जो भी प्रूफ्स है, वीडियोग्राफ्स है, वो मुहैया करवाओ, उस ऑर्डर के बाद जो कानून लेकर आई है, सो आई वांटेड टू टेल यू कि वो ऑर्डर के जो भी इंपैक्ट है, जो भी इफेक्ट्स है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। तो जो पहले हो चुका है 9 दिसंबर को, उस पर वो कानून इंप्लीमेंट नहीं होगा। जो भी कानून की इंप्लीमेंटेशन होगी वो दोबारा होगी। इसी के साथ मुझे लगता है कि हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज के जीते हुए जो कैंडिडेट्स इस समय, चाहे वो लोकसभा में है, चाहे वो विधानसभा में, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस जगह पे भी आप हो, आप सदन के अंदर जाएं, अपनी आवाज अपने अपने एरियाज में, अपने अपने जगह पर उठाएं इस मशीन को लेकर। और जितने भी संगठन हैं, तमाम वो संगठन जो इस मुद्दे को लेकर परेशान है, तमाम वो संगठन जो छोटा छोटा विरोध दर्ज करते हैं, उनको सड़कों पर विरोध दर्ज करना चाहिए और उनको संसद में उठाना चाहिए। एमएलए एमपीज को ये बात उठानी चाहिए अंदर कि हम सब इसके अगेंस्ट हैं और हम चाहते हैं कि ये जो कानून है इसकी उल्लंघना करते हैं, ये कानून इस तरीके से नहीं बनना चाहिए और वोट जो है वो पेपर बैलेट से ही हो। और ये सबको हम एक जिम्मेदारी समझ के, नागरिकों को, अपने जो संगठन है उनको मजबूत करते हुए सड़क पर उतर के अपनी जिम्मेदारी समझ के हम लोगों को उतरना पड़ेगा, इसके खिलाफ विरोध दर्ज करवाना पड़ेगा और एक कलेक्टिव वॉइस बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम एक कलेक्टिव वॉइस नहीं पढ़ेंगे संसद के अंदर और सड़क पे, इन कोर्ट, तब तक बात नहीं बनेगी। तो हमें एक कलेक्टिव वॉइस बनना पड़ेगा और मुझे लगता है कि दिस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव दैट आई सी
और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा। सरकार इसी तरीके से अपनी मनमर्जी करती जाएगी। कोर्ट के अंदर डोमिनेंस उनका है, वो जिस तरीके से चाहेंगे मैनिपुलेट करेंगे, वो जिस तरीके से चाहेंगे एक नया नियम पारित कर देंगे, एक नया नियम ले आएंगे। जिस तरीके से ये नियम आया कि अब जनता पूरे दस्तावेज नहीं देख सकती है, अब जनता तक वो चीजें नहीं पहुंच सकती, ऐसे ना जाने कितनी सारी चीजें होंगी जो उनके पास है, जो भी वो आने वाले टाइम पे बदलने वाले हैं। तो अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे साथियों, तो ये बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल हमारे लिए बन के रह जाएगा। और तमाम बड़ी बड़ी पार्टीज, जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं, उन सबको इसके लिए कलेक्टिव वॉइस बनना चाहिए। संगठन को सड़क पे आना चाहिए। हम जैसे युवा हमेशा तैयार हैं इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, क्योंकि अगर हम आवाज उठाएंगे तभी हम अपने हक अधिकार बचा सकते हैं, तभी हम अपना आने वाला भविष्य और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। और अपने वोट की ताकत को इग्नोर मत करो। नेवर थिंक कि आपका ये जो कीमती वोट है किसी को भी डाल दोगे या बेच दोगे, या इस वोट की क्या ताकत है, या नहीं जाना वोट देने के लिए। नहीं, वोट नहीं भी देने जाना, जब आप नोटा को वोट देते हैं या नहीं देने जाते हैं, ये भी एक निशानी होती है कि आप उस दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि आप सही को वोट देने जा रहे हो। जब आप नहीं देंगे तो गलत जीतेगा। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है इस चीज के लिए लड़ना, अपने अधिकार के लिए लड़ना और अपना वोट सही जगह पहुंचाना, क्योंकि ये वोट ही है जो आपको राजा बनाता है। ये वोट ही वो एमएलए एमपी आपका दरवाजा खटखटाने हाथ जोड़कर लेने आते हैं और 5 साल तक वो आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाते फिर। लेकिन जब आप वोट सही जगह देंगे, जब आपका जीता हुआ इंसान सही जगह पहुंच के जाएगा, पर्ची के थ्रू, पेपर बैलेट के थ्रू, तभी हमारे हक अधिकार हमें मिल पाएंगे।